हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का TWG के 10th एंड 12th वाला क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक को लेकर चल रहे थे ना। किसको? यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक को, जिसमें ऑलरेडी इसके 4 क्लास जा चुके हैं, जिसमें हमने फ्रांस की क्रांति को पूर्णतः क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। आई होप अब हम लोग अब यहाँ से पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति कैसी हुई, कैसे वहाँ संविधान है, हर एक चीज़ के बारे में हमने बता दिया है। आज इस यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक का लास्ट पार्ट है, जिसमें जर्मनी के एकीकरण पढ़ेंगे, इटली के एकीकरण पढ़ेंगे और ब्रिटेन का ना। फ्रांस का तो एकीकरण हो ही चुका है, तो हमको ये 3 एकीकरण पढ़ना है बाबू, इन तीनों को समझना है। तो आप सभी बच्चे जितने भी लोग TWG का 10th एंड 12th वाला क्लास चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बताइए, यहाँ यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है। आई होप कि हो सकता है कल से आप लोग को साइंस का भी क्लास मिलना चालू हो जाए, ठीक है। अभी 2 क्लास गई है, कल से आपको साइंस का भी मिलना चालू हो जाएगा। तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़े और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने इस TWG के 10th एंड 12th वाला क्लास को अधिक से अधिक बढ़ाइए, ठीक है। और जो यूपी बोर्ड वाले हो, बिहार बोर्ड वाले हो, MP बोर्ड वाले हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले हो, झारखंड बोर्ड वाले हो, जहाँ भी यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक है, वो सभी के सभी लोग इस क्लास को ले सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ही क्लास क्या होगी, हेल्पफुल होगी। बेहतरीन क्लासेस है। आप शुरू से क्लास देखते आएंगे तो मेरी बात बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, और आपको लगेगा कि इतिहास में भी कुछ रटने वाली चीज़ें नहीं होती है, बल्कि समझने वाली चीज़ें होती है। अगर समझा जाए तो इतिहास भी एकदम मज़ेदार है, जैसे कि विज्ञान है ना। जिस अंदाज में विज्ञान पढ़ाएंगे उसी अंदाज में आपको क्या पढ़ाते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ा देंगे, ठीक है। आइए चलिए बाबू, तो आज का हम लोग का टॉपिक है पहले क्या भैया, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है बेटा? यूरोप में यूरोप में तो राष्ट्रवाद तो हो ही चुका था, मतलब चल ही रहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी में, जर्मनी का एकीकरण है। तो हेडिंग बनाएंगे बच्चे सभी लोग, जर्मनी का एकीकरण। अब बेटा अगर जर्मनी का एकीकरण की बात करेंगे तो कब हुआ था? 1871 में। कब हुआ था? 1871 में बेटा इसका जन्म हुआ, मतलब कि एकीकरण हुआ था। किसका बेटा? जर्मनी का ना। अभी समझेंगे जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो जर्मनी का जो एकीकरण होता है बेटा ना, ये लगभग 2 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में बेटा? ये ध्यान देना है। अगर देखा जाए तो यह 2 चरणों में जर्मनी का जर्मनी का जर्मनी का एकीकरण जर्मनी का एकीकरण एकीकरण 2 चरणों में 2 चरणों में संपन्न होता है, संपन्न होता है। तो जो पहला प्रथम फेज होता है बेटा, प्रथम फेज में कब से कब चलता है? तो 1815 से लेकर बेटा कब चलता है? 1850 तक। लाला कब चलता है? तो पहला कंडीशन जो अप्लाई होती है 1815 से लेकर 1850 तक की कहानी अलग होगी, बिल्कुल। और दूसरा जो फेज चलता है बाबू, कब चलता है? द्वितीय फेज। तो जो द्वितीय फेज होता है लाला, वो 1850 से लेकर 1871 में चलता है। कब चलता है? 71 में। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप देखेंगे तो इस प्रकार से कुल 2 फेजेस में हमारे काम होंगे। किसके? जर्मनी के एकीकरण में। आइए जरा सा अब देखते हैं जर्मनी के एकीकरण में क्या कैसी कंडीशन थी ना। तो बेटा अगर जर्मनी की आप लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? जर्मनी की। तो जर्मनी में क्या था बेटा ना, तो आपको बताऊं ना कि जर्मनी में मध्यम वर्ग की, पेशेवर, व्यापारी और धनी कलाकार की क्या थी? संख्या अधिक थी। अगर जर्मनी में देखेंगे कैसे लोग थे, तो यहाँ पे यहाँ पे अधिकतर अधिकतर अगर आप देखेंगे यहाँ पर अधिकतर कौन कौन से बेटा? मध्यम वर्गीय मध्यम वर्गीय मध्यम वर्गीय व्यापारी 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 एवं धनी कला धनी कलाकार लोग लोग रहते थे।
समझ रहे हैं। तो यहाँ कैसे लोग रहते थे बेटा, यहाँ अधिकतर मध्यम वर्गीय व्यापारी एवं धनी एवं कलाकार लोग रहते थे। तो ऑलरेडी ये अपने आप में बेटा क्या थे, बड़े ही मतलब कि जागरूक थे, समझदार थे। तो इन्होंने क्या किया अपने देश के अंदर, इन्होंने किया क्या बेटा, अपने देश के अंदर ना सकल जर्मनी असेंबली बनाया। क्या बनाया इन्होंने बेटा, इन्होंने बनाया क्या, सकल जर्मनी असेंबली। ध्यान देना, इन्होंने क्या बनाया, असेंबली। तो ध्यान देना, इन्होंने बनाया बेटा सकल जर्मनी असेंबली। अब ये क्यों बनाया गया था आपको बताऊं, इसके पीछे एक रीजन था, इसके बनाने के पीछे था कि हम लोग इसी जो असेंबली बना रहे हैं, जो सभा बना रहे हैं, इसी सभा के माध्यम से जर्मनी के अंदर क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संविधान। तो संविधान का गठन करने के लिए यहाँ के लोगों ने, ये जो अधिकतर मध्यम वर्गीय व्यापारी और धनी कलाकार लोग थे, तो इन्होंने सकल जर्मनी का असेंबली का क्या किया बेटा, निर्माण किया। और जब निर्माण किया तो ध्यान देना, इसमें कब इसका निर्माण किया बेटा, तो 18 मई 1848 को कुल 831 लोग चुने जाते हैं, और जिसके माध्यम से जर्मनी राष्ट्र का संविधान तैयार किया जाएगा। जानते हो ना, ध्यान देना बेटा। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत 18 मई, कब बेटा, 18 मई 1848, 18 मई बेटा ऐसे याद कर लेंगे, 18 एकदम सही रहेगा। 18 मई 1848 को 831 लोगों को 831 लोगों को चुना जाता है जर्मन राष्ट्र के लिए, जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान तैयार करना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि वहाँ पे क्या हुआ, इसके तहत 18 मई 1848 को 831 लोगों को चुना जाता है। और किसके लिए चुना जाता है बाबू, जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान तैयार करना। तो ये सभी लोग इस देश के लिए क्या करेंगे बेटा, संविधान क्या तैयार करेंगे, संविधान तैयार करेंगे। पर बाबू समस्या क्या होती है यहाँ पे, लला समस्या ये हो जाती है, वहाँ का राजा कौन था जानते हो, फ्रेडरिक विल्हेम था। वहाँ का जर्मन का राजा कौन था बेटा, फ्रेडरिक विल्हेम। तो ध्यान देना है, हुआ क्या, यहाँ का राजा फ्रेडरिक विल्हेम, ध्यान देना है, यहाँ का राजा फ्रेडरिक विल्हेम, ध्यान देना। तो फ्रेडरिक विल्हेम ने क्या किया, विल्हेम ने इस सभा का विरोध किया एवं सकल जर्मन असेंबली को नष्ट कर दिया। क्या किया, सकल जर्मन असेंबली को या सभा को नष्ट कर दिया। मतलब जिसके तहत बेटा ध्यान देना है कि यहाँ संविधान बनना था, तो इसलिए किया गया कि फ्रेडरिक विल्हेम ने इस सकल जर्मन असेंबली को ही क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए जब इसी को नष्ट कर देंगे तो न ये रहबा करेगा, न ही संविधान बनेगा। तो होता क्या, 1848 तक देख रहे हो ना, ये घटना घटती है। कहाँ घटती है, जर्मन के अंदर। कुल ये जो लोग थे, यहाँ पर अधिकतर मध्यम वर्गीय व्यापारी एवं धनी वर्ग कलाकार लोग थे। तो पहले फेज में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक काम चलता है। कहाँ तक चलता है, यहाँ। अब ऐसे कंडीशन जब इसका विद्रोह होता है, ये टूटता है, तो पूरा जर्मन 1848 में ना कुल 39 राज्यों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। कौन टूट जाता है, 39 राज्यों में कौन टूट जाएगा, जर्मन को ही जर्मनी बोलते हैं। ठीक बाबू। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये विद्रोह करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, सकल जर्मन असेंबली को जब नष्ट करेगा, तो ये पूरा जर्मनी जो होता है 39 राज्यों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। 39 राज्यों में टूट जाएगा, तब यहाँ से अब देखिए कहानी क्या होती है। तब हम चलते हैं सेकंड फेज की तरफ। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, दई भैया। चले, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। आइए
अब आगे देखिए होता क्या है, तो 1848 ईस्वी में जर्मन 39 राज्यों का संघ था। क्या था बेटा? संघ था। मतलब ये 39 राज्यों को मिलकर क्या बनाया गया था बेटा? आपका जर्मनी बनाया गया था। अब हुआ क्या, जब था ना, तो ये पूरे टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे ना। तो जब बिखरे हुए थे तो इसको सबसे पहली बात है बेटा, ये जोड़ने का काम किस लिए करते हैं, तो कहा जाता है ऑटोमन बिस्मार्क जो था, ध्यान देना है, ऑटोमन बिस्मार्क, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑटोमन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जो जर्मनी था बेटा, ऑटोमन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का क्या माना जाता है बेटा? एकीकरण की प्रक्रिया का जनक माना जाता है। एकीकरण की प्रक्रिया का जनक माना जाता है। अब सोच लीजिए भैया, कितनी खतरनाक बात है कि सोचिए, अब ये बिस्मार्क के बारे में एक नीति कही जाती थी कि बिस्मार्क एक साथ 5 गेंदों को, बिस्मार्क के बारे में एक नीति है कि सिद्धांत है कि बिस्मार्क 5 गेंदों को एक साथ ऊपर उछालता था और एक भी गेंद जमीन पर नहीं गिरने देता था। यहाँ 5 गेंदों का मतलब क्या है? 5 देशों का मतलब है। जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, हाँ, ब्रिटेन हो गया। जब तक बिस्मार्क नीति चली थी तो बिस्मार्क ने काफी हद तक क्या किया था, इसे कंट्रोल करके रखा हुआ था। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बेटा ऑटोमन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के क्या माना जाता है? जनक। तो आपसे पूछा जाए इटली के जनक, जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? तो ऑटोमन बिस्मार्क का। बहुविकल्पी में क्वेश्चन बना था, आराम से बना दीजिएगा, ऑटोमन बिस्मार्क। फिर होता क्या बेटा यहाँ पर, तो लगभग 7 वर्षों में बेटा, लगभग ध्यान देना, 7 वर्षों में 3 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं? इसी बीच में जब इसका एकीकरण किया जा रहा था तो उसी बीच में क्या होता है, तो कह सकते हो 7 वर्ष में कुल 3 युद्ध होता है। कितने युद्ध होता है बेटा? कुल 3 युद्ध होते हैं। और जब 3 युद्ध होता है तो होता क्या इसके तहत होता है? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ हुआ, जिसमें तीनों में युद्ध हुआ और जिसमें फ्रांस क्या जो प्रसा की क्या हो गई, जीत हो गई ना। तो ध्यान देना यहाँ बेटा, जब 3 युद्ध होते हैं तो ऑस्ट्रिया युद्ध होता है, जिसमें ऑस्ट्रिया बेटा कौन कौन सा था? ऑस्ट्रिया था, डेनमार्क एवं फ्रांस, ये सभी थे बेटा। तो ध्यान देना, ऑस्ट्रिया, अब देखो फ्रांस की तरफ कौन था? मेटरनिक वाला बैठा हुआ था, तो ये सभी लोग थे। तो ध्यान देना, इन सभी का क्या होता है बेटा? फ्रांस के साथ ये तीनों युद्ध में प्रसा की क्या हुई थी? जीत हुई थी ना। एवं फ्रांस के इन तीनों युद्धों में प्रसा एक देश था बेटा, प्रसा की जीत हुई थी ना। तब पूछा जाए कि भैया जब ये तीनों 7 वर्षों में 3 युद्ध चले, तीनों में से जीत किसकी होती है? तो किसकी जीत होती है बेटा? प्रसा की। और जब इसकी जीत होती है तो अंततः 1871 में क्या होते हैं? प्रसा के राजा कौन थे? काइल विलियम। कौन थे? काइल। भाई प्रसा जीता था इन सभी से। तो लास्ट में 1871 में क्या किया जाता है बेटा यहाँ पे, तो कह सकते हो 1871 में काइजर विलियम को, ध्यान देना, 1871 में प्रसा के राजा कौन थे, जिसका नाम था बेटा काइजर विलियम को जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया जाता है और इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण होता है। समझे बच्चे? तो इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। समझ में नहीं आएगा?
तो इस प्रकार से देखो जर्मनी का खेला चलता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक भैया, तो आप समझ पाए हैं तो किस तरीके से देखिएगा आर्टवन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण करने की प्रक्रिया का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, ठीक है ना बच्चे। फिर आप देखेंगे 7 वर्षों में कुल 3 युद्ध होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के इन तीनों युद्धों को में प्रसा क्या होती है, जीत होती है। और जब प्रसा की जीत होती है तो इसी प्रसा के राजा कौन थे, पूछा जाता है काइजर विलियम। कौन थे, काइजर विलियम। और काइजर विलियम को ही क्या किया जाता है, जर्मन का क्या घोषित कर दिया जाता है, सम्राट। तो पूरे जर्मन पे कंट्रोल किसका हो गया, इन्हीं को हो गया। अब इस प्रकार से जर्मनी का क्या हो जाता है, एकीकरण। तो अगर जर्मनी के एकीकरण पूछेगा तो क्या कर ले जाएंगे, नहीं कर ले जाएंगे, बताइए भैया सभी लोग। क्या बाबू, कर ले जाएंगे। चलें, आइए अब हम लोग किसका देखेंगे भैया, जर्मनी को हो गया। अब किसको समझते हैं बेटा, इटली को ना। किसको समझते हैं, इटली को। आइए बेटा हम लोग हेडिंग बनाएंगे इटली, डालेंगे इटली का एकीकरण। अब देखो सबसे ज्यादा हमको समय किसमें लगा बेटा, आपको समझाने में, फ्रांस को। किसको समझाने में लगा, फ्रांस को। अब बेटा जो जितने भी फ्रांस में कारण थे, लगभग सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, तो लगभग ऐसे ही कहाँ मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो जो मेन कारक है वो समझते चलेंगे, हो जाएगा। अब देखो बेटा, अगर आपसे मैं कहूँ इटली की थोड़ी सी हालात बात करें इटली का, तो इटली में कंडीशन कुछ इस प्रकार से थे ना, 19वीं सदी के मध्य, लगभग 19वीं सदी के मध्य में जो इटली था, इटली राज्य एवं हैब्सबर्ग साम्राज्य में क्या हुआ था, बिखरा हुआ था। समझ रहे हैं, ये दो खंडों में क्या तरीके से क्या हुआ था, बिखरा हुआ था। कौन, इटली। तो ध्यान देना 19वीं सदी के मध्य इटली कई राज्यों एवं क्या नाम था उनका भैया, हैब्सबर्ग साम्राज्य, हैब्सबर्ग जो सम्राट था, साम्राज्य के रूप में बिखरा हुआ था बेटा। कौन बिखरा हुआ था, आपका इटली। और जब ये बिखरा हुआ था तो होता कुछ कहानी कुछ क्या है बेटा, इस तरीके से। तो पहली बात 19वीं सदी के मध्य में देखिए इटली कई राज्यों में कई हैब्सबर्ग साम्राज्य के रूप में क्या हुआ था बेटा, बिखरा हुआ था। और जब बिखरा हुआ था तो यहीं पर होता क्या है कि यहाँ पे एक भाषा बोली जाती थी जिसका नाम था इतालवी। इतालवी भाषा पूरे इटली में नहीं बोला जाता था, और लोग चाहते थे, ध्यान देना है, इतालवी भाषा पूरे इटली में नहीं बोली जाती थी। इटली में नहीं बोली जाती थी बेटा, कहाँ पे, ध्यान देना है, कहाँ पे, यहाँ इटली के अंदर। और जब नहीं बोली जाती थी तो इसका प्रचार प्रसार बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। तो ध्यान देना सबसे बड़ी बात है 1830 के दशक में मेस्सनी ने, ध्यान देना, इटली के एकीकरण करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। जो जोसेफ मेस्सनी था, जो जाके कहाँ पे, फ्रांस में भी जब आया था तो मेटरनिंग ने कहा था हमारे वो रूढ़िवादी परंपराओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मेस्सनी है। कौन है, मेस्सनी, जोसेफ मेस्सनी। तो ध्यान देना बेटा, इसमें अगर एक पॉइंट और बनाना चाहूँ तो ध्यान देना, यहाँ लिख सकते हैं 1830 ईस्वी में या 30 ईस्वी के दशक में, 30 ईस्वी के दशक में बेटा आप कह सकते हो, क्या बोल सकते हो, दशक में मेस्सनी ने इटली के एकीकरण, ध्यान देना, इटली के एकीकरण करने में सबसे ज्यादा प्रयास किया। अब बेटा क्या प्रयास किया,
इसने किस तरीके से इटली का एकीकरण किया? तो आप जानते हो इसने क्या किया था बेटा, मेस्नी ने 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 यंग इटली एवं यंग यूरोप जैसी गुप्त समिति बनाई। आपको बताया था ना कि यह इटली में एक तो यंग इटली, अब एक ध्यान देना, यंग यूरोप का जैसे 2 समिति इन्होंने क्या की थी, बनाई थी। किसने बनाई थी? किसने? मेसेनी ने। जिसका कार्य बनाई जिसका उद्देश्य था राजतंत्र को समाप्त करना एवं लोकतंत्र को स्थापित करना और इसी उद्देश्य के प्रयास में इटली का एकीकरण हुआ बेटा। समझ में? तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, इटली का एकीकरण करा दिया था बेटा, ठीक है ना। और जब इटली का एकीकरण कराया था तो इसमें कई सारी बातें थी। होता क्या है, यहाँ तक की बात समझ आ रही है ना। इसके उद्देश्य में इटली का एकीकरण कराया गया, किसके मेस्नी के सहयोग में। पर इसके पहले कुछ काम और किए गए थे। क्या किए गए थे बेटा? 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमार्ट, जो पिडमार्ट क्षेत्र थे, ने ऑस्ट्रिया को क्या किया, पराजित कर दिया। और गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों को भी क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ तक पहले बात होगी। अब देखिए यहाँ तक हो गया बच्चे ना। चले, तब ये होता क्या है बेटा कि 1859 में, कब? 1859 ईस्वी में होता है क्या है, तो 1859 ईस्वी में सार्डिनिया और पिडमार्ट ने क्या किया था, सार्डिनिया पिडमार्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इसने क्या किया बेटा, ऑस्ट्रिया को पराजित किया। और गैरीबाल्डी के नेतृत्व में, उसमें नेतृत्व कौन कर रहा था, पराजित किया। और गैरीबाल्डी के नेतृत्व में कई सैनिक भी भाग लिया। वहां पर भी बेटा क्या किया, बहुत सारे सैनिकों ने क्या किया बेटा, भाग लिया। किसके? ध्यान देना, 1859 में जब पहली बात तो ध्यान, उधर जर्मनी में, इटली में यंग इटली और यंग यूरोप के माध्यम से इटली पे तो दबाव बढ़ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ क्या 1859 में सार्डिनिया पिडमार्ट ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। और गैरीबाल्डी के नेतृत्व में कई सारे सैनिक भी इसमें भाग लेना चालू कर दिए थे, लोग जुड़ना उसके अंदर चालू कर दिए। अब भाई जाहिर सी सैनिक जब जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, इनका उद्देश्य ही है राजतंत्र को समाप्त करना और लोकतंत्र को क्या करना बेटा, स्थापित करना। ऐसी स्थिति में देखेंगे 1861 ईस्वी में विक्टर एमैनुअल द्वितीय को राजा घोषित किया गया और 1870 ईस्वी में इसका क्या होगा, एकीकरण पूर्ण हुआ। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसी नेतृत्व में क्या किया जाता है, तो 1861 ईस्वी में कौन था बेटा, जिसका नाम था विक्टर, ये नाम पूछा जाता है, विक्टर इमैनुअल, क्या नाम है बेटा, इमैनुअल को क्या किया जाता है, द्वितीय को, क्या किया जाता है, इमैनुअल द्वितीय को राजा घोषित किया जाता है
किया जाता है और 1870 तक इटली का एकीकरण कर लिया जाता है। ठीक है बाबू, तो इस प्रकार से इटली का एकीकरण भी हो गया ना। कैसे तरह हुआ, तो हमने देखा कि यहाँ पर 19वीं सदी के समकक्ष में यहाँ पर भी कई सारे भागों में क्या हुआ था, ये बटा हुआ था ना। ये देखो, ये 19वीं सदी के मध्य में इटली राज्य तथा इटली कई राज्यों एवं हैब्सबर्ग साम्राज्य में बटा हुआ था ना। और जब बटा हुआ था, यह इतालवी भाषा को पूरे इटली में नहीं बोला जाता था, तो इसी को बढ़ाना था। और 1830 ईस्वी के दशक में मैसेनी ने इटली के एकीकरण में करने में सबसे ज़्यादा प्रयास किया। और उसने क्या किया, मैसेनी ने यंग इटली तथा यंग यूरोप का निर्माण किया गुप्त समिति का, जिसके माध्यम से क्या करना था कि राजतंत्र को समाप्त करना और लोकतंत्र को स्थापित करना। अब इसी प्रयास में 1859 में क्या होता है, सार्डिनिया और पिटमार्ट ने क्या किया था, सार्डिनिया और कौन था, हाँ, सार्डिनिया और पिटमार्ट ने ऑस्ट्रिया को क्या किया था, हरा दिया था। और जब हरा दिया तो वहीं पर गैरीबाल्डी के नेतृत्व में कई सारे सैनिक भी इसमें शामिल होने लगे। और इससे जब दबाव बढ़ने लगा तो पूरे इटली के अंदर क्या किया गया, किसको ध्यान देना है, 1861 में क्या हुआ था, विक्टर एमेनुअल द्वितीय को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। और लगभग 1870 आते पूरे इटली का एकीकरण संपन्न हो गया। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हमने देखा इटली का संपन्न। आइए आगे चलते हैं, यहाँ तक ये बात अगर हो गई बेटा तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चले, अब आइए हम लोग की इटली के एकीकरण पढ़ लिए बेटा। अब हमारे पास किसका बच्चा है, एक हमारे पास बच्चे किसके, अब देखेंगे ब्रिटेन की अजीबोगरीब कहानी, ब्रिटेन की अजीबोगरीब कहानी, ब्रिटेन की अजीबोगरीब कहानी। देखो जरा सा भाई, अब ब्रिटेन की बात करेंगे जरा सा, क्या है ब्रिटेन की कहानी, जरा सा यहाँ कैसे क्या घटना करती है। अब आपको बताया ना, तो ब्रिटेन पहली बार जाति समूह के आधार पर कई वर्गों में बटा हुआ था। ये क्या हुआ था बेटा, ध्यान देना है, जाति समूह में जाति समूह में बटा था। अब इसका मतलब बेटा बटा था किसके किस में बटा था, ये लगभग ये 4 चीजों में बटा, 4 क्षेत्रों में बटा था ना। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड था। इंग्लैंड था बेटा, इसको इंग्लैंड बटा हुआ था। फिर वेल्स में बटा हुआ था, वेल्स में। फिर उसके बाद ध्यान देना है, आयरलैंड में बटा हुआ था बेटा, किसमें, स्कॉटलैंड में बटा हुआ था। और कौन सा था, आयरलैंड। ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो लगभग ये इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड के रूप में पूरा ब्रिटेन क्या हुआ था बेटा, बटा हुआ था। अब जब बटा हुआ था तो आप जानते हो कि यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ना, कि 1688 में बेटा क्या होती है, 1688 ईस्वी में 1688 ईस्वी में क्या किया जाता है, तो गौरवमय क्रांति होती है। क्या होती है, गौरवमय क्रांति होती है। अब ये बात ये बेटा, क्रांति तो हुई पर कहते हैं इसे गौरवमय क्रांति कहते हैं। अब क्यों कहते हैं गौरवमय क्रांति, बेटा इसके पीछे भी कारण है गौरवमय, कि मतलब यहाँ पे क्रांति हुई पर ध्यान देना, रक्त का एक कतरा भी नहीं गिरा और क्रांति हो गई। अब कहेंगे ये कैसे, रक्त का एक कतरा भी नहीं बहा और यहाँ पे क्रांति हो गई। अब होता क्या है, कुछ कहानी इस तरीके से ही होता है कि यहाँ का जो सम्राट था ब्रिटेन का, तो ये सम्राट था तो शोषण तो भाई जनता का कर ही रहा था। तो जनता ने क्या किया, शोषण करना चालू कर दिया। मतलब जनता ने क्या किया, अब ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटेन के राजा के खिलाफ क्या किया, विद्रोह करना चालू किया। अब विद्रोह करना चालू किया, तमाम प्रकार के मांग जनता ने रखना चालू किया। और जब मांग रखना चालू किया तो ये ब्रिटेन का जो राजा था, ये फ्रांस की स्थिति, भाई लुई 16वां को तमाम प्रकार के लोगों को देखते हुए चला रहा था। जब देखते हुए चला रहा था तो इसके दिमाग में एक बात आ गई थी कि अगर हम जनता की बात नहीं मानते हैं तो वैसे भी हमको सत्ता पर से उखाड़ के क्या करेंगे, ये फेंक ही देंगे। तो इसने क्या किया, जब जनता इससे कहने वाली थी कि आपको अपना पद समाप्त करना होगा, उसके एक दिन पहले इसने अनाउंस करवा दिया
कि जनता की इन तमाम प्रकार की मांगों को स्वतः हम दे रहे हैं और हम अपना पद समाप्त कर रहे हैं। और जब ऐसा इसने बोला तो जनता के अंदर एक मैसेज गया, भाई गजब का आदमी है यार, हमने तो विचार रखा, इसने तो अपने आप दे दिया यार, ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग संविधान तो लाएंगे पर राजा के पद को बनाए रखेंगे। अब ऐसे में वहाँ पे राजशाही लोकतंत्र की स्थापना हुई। समझ रहे हैं, फ्रांस के अंदर क्या हो गई, राजशाही लोकतंत्र की स्थापना हुई। एक रक्त का कतरा भी नहीं बहा और वहाँ के लोगों को क्या मिल गई, संविधान मिल गया। इसीलिए कहा जाता है वहाँ पे कौन सी क्रांति, 1688 में गौरव में क्रांति होती है। और जिसके तहत क्या होता है, वहाँ 1600 जब क्रांति होती है बेटा, तो इसके तहत संसद में ने राजतंत्र की शक्तियाँ, संसद ने जो राजतंत्र की शक्तियाँ क्या किया, दे दिया। जो राजा था अपनी सारी शक्तियाँ किसको दे देता है, संसद को, और संसद के माध्यम से विधि का निर्माण होता रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि राजा जान चुका था अगर हम नहीं बात मानेंगे तो इसको भी हम समाप्त हो जाएंगे। तो किया क्या, गौरव में क्रांति के तहत क्या हुआ, राजतंत्र ने अपनी शक्तियां संसद को दे दिया। किसको दे दिया बेटा, संसद को दे दिया, संसद को दे दिया। एवं संसद ने संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना किया। जैसे अभी भी आप ब्रिटेन के अंदर जाओगे ना बाबू, तो आप देखोगे आज भी वहाँ राजा है, पर वो राजा नाम मात्र है, सारा काम कौन करेगा, संसद करेगा, पर राजा जैसे पद को आज भी वहाँ पर जिंदा रखा गया है। ठीक है ना, इस बात को समझ लीजिएगा बेटा। तो यहाँ पे अब एक चीज जान लीजिए, तो इस तरीके से यहाँ तो ये बात होती है। अब बेटा इसके अलावा अगर देखेंगे तो आज भी वहाँ पे राजा है बेटा। इसके अलावा ध्यान देना है, कुछ पॉइंट और देख लेंगे कि 1760 में क्या हो जाती है, औद्योगिक क्रांति होती है ब्रिटेन के अंदर। क्या हो जाती है, 1760 ईस्वी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है। जब औद्योगिक क्रांति होती है जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। किसकी हो जाती है बेटा, ब्रिटेन की ना, क्योंकि ब्रिटेन में क्रांति हो चुकी थी, यहाँ बहुत मजबूत हो जाती है। और यहाँ राष्ट्रवाद का उथल पुथल कुछ भी नहीं हुआ था, ध्यान देना। यहाँ बल्कि एक लंबे समय की प्रक्रियाओं का अनुसरण था ना। अगर पूछा जाए कि क्या यहाँ पे आजादी के लिए राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा था क्या, जिससे फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा, जर्मनी में पड़ा, इटली में पड़ा, पर क्या यहाँ पर भी पड़ा बेटा, नहीं। यहाँ पे राष्ट्रवाद की कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उथल पुथल नहीं हुआ, बल्कि ये देख लो राजा खुद अपने आप शक्तियां दे रहा है। तो ये क्या, एक लंबे समय से वहां राजा चले आ रहे थे। तो कह सकते हो यहाँ राष्ट्रवाद का बेटा पॉइंट अगर बना, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ राष्ट्रवाद के परिणाम का उथल पुथल नहीं हुआ। तो यह याद करेंगे, यहाँ पे राष्ट्रवाद के परिणाम का उथल पुथल नहीं हुआ। जब राष्ट्रवाद के परिणाम का उथल पुथल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बल्कि एक लंबे समय प्रक्रियाओं का क्या था, परिणाम था। यहाँ पर एक लंबे समय का परिणाम था। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक लंबे समय का क्या था बेटा, परिणाम था। बात समझ नहीं आ गया, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ कुछ कहानियां चलती है, पर कुछ पॉइंट हम लोग को इसके बारे में और समझना है। यहाँ देखिए कोई क्रांति नहीं हुई, यहाँ कुछ हुआ नहीं। क्रांति क्या देख रहे हो, कितना खतरनाक हुआ, कुछ हुआ भी नहीं और काम भी हो गया। तो बेटा कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं आपके एग्जाम के ब्रिटेन के कहानियों से, तो थोड़ा 2-3 पॉइंट हम लोग की पॉइंट के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को करेंगे समाप्त। हो गया बच्चे, ध्यान देना बेटा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या बनते हैं, 1707 ईस्वी में क्या होता है बेटा,
तो 1707 में ये होता है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को क्या किया जाता है, मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनाया जाता है। तो ध्यान देना, तो आपसे पूछा जाएगा 1707 ईस्वी में स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड, जब स्कॉटलैंड इंग्लैंड मिलते हैं तो इस चीज को मिलाकर क्या बनाया जाता है बेटा, यूनाइटेड किंगडम। क्या बनाए जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम, जिसको बोलते हैं यूके। क्या बोलते हैं बेटा, यूके। तो ध्यान देना, याद रखना, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर यूनाइटेड क्या बनाया जाता है, किंगडम बनाया जाता है, याद रखिएगा। तो कब होता है, 1707 में होता है। उसके बाद ध्यान देना 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद ध्यान देना 1801 इसमें आयरलैंड को भी कहाँ मिलाया जाता है, यूको मिलाया जाता है। तो आप याद करेंगे 1801 में किसको, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिलाया जाता है। ठीक है, इसके तहत बेटा क्या हुआ, तो याद करेंगे कि 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में भी क्या किया जाता है, मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार से अब यूनाइटेड किंगडम में कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। कौन कौन हो गए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और क्या हो गया, आयरलैंड। समझ नहीं आ गया। और जब ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में कितने आ जाएंगे बेटा, 4 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4। कौन कौन से आ जाएंगे, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। इन चारों को मिलाकर क्या बनता है, ब्रिटेन। जबकि आपको आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इन तीनों मिलाकर क्या बनता है, इंग्लैंड को तीनों को मिलाकर क्या बनता है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा क्या होता है, वहां पे होता है। आई बात समझ में। अब बेटा ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे जो इसको आपको याद करना है बेटा। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं जो पूरे पेपर को मिला के बनते हैं। जैसे मारी ऑन, आपसे पूछा जाएगा मारी ऑन। अब बेटा मारी ऑन से क्वेश्चन बनाया जाता है, मारी ऑन। अब बेटा जो मारियान है, इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा, मारियान से बेटा। तो यहाँ से ये बनेगा ना मारियान से, तो मारियान से पूछा जाता है, ये ध्यान देना फ्रांस के नारी के रूप में थी। इसको क्या बताया गया है, मारियान को क्या गया है, फ्रांस की रानी की नारी के रूप में क्या बनाया गया है, हाँ, फ्रांस की नारी के रूप में, किसमें, रूप में। और ये ध्यान देना, ये लाल टोपी, तिरंगा और क्या ली थी, कलंगी ली हुई थी। ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल टोपी, ध्यान देना, लाल टोपी हो गया बेटा, और क्या ली थी, तिरंगा और ध्यान देना, और क्या ली थी बेटा, कलगी। हाँ, तो ये पूछा जाता है इनके प्रतीक से रिलेटेड क्वेश्चन ना, तब पूछा जाए मारियान के बारे में। और किसके बारे में बेटा पूछा जाएगा आपसे, और पूछा जाएगा जर्मेनिया। इनसे भी क्वेश्चन बनेगा बेटा, तो आप इनको भी याद कर लेंगे। जर्मेनिया का मतलब क्या था, ये था बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट था, ये क्या था। और पूछे जर्मेनिया क्या है आपसे, बलूत, क्या नाम था, बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट। हाँ, जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का क्या था बेटा, मुकुट भी था। और उसके साथ है ना, तलवार पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करता है। समझ, इसमें ये दिखाया गया था ना, तलवार तो तलवार पर, तो इसका मतलब क्या था बेटा, तो ध्यान देना, ये कहा जाता था जर्मन तलवार, जर्मन राइन की रक्षा करती है। ऐसा कुछ इसमें बेटा क्या गया था, दिखाया गया था। अच्छा, आपसे पूछा जाए टूटी हुई बेड़ियों का मतलब क्या था बेटा, टूटी हुई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टूटी हुई बेड़ियां, हाँ बेटा, टूटी हुई बेड़ियां, जो टूटी हुई बेड़ियां थी ये दिखाती थी बेटा किसका प्रतीक है। आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान देना बेटा, आजादी के, किसके हैं, आजादी मिलना। आजादी मिलना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टूटी हुई बेड़िया किसका अर्थ होता है, आजादी का
मिलना हो जाता है। बाज छपा वाला कवच, इसका मतलब क्या था बेटा? बाज छपा वाला कवच, बताओ इसका अर्थ क्या था? बाज छपा वाला कवच का अर्थ क्या था बताओ बेटा फट से? जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति था। क्या था बेटा? जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। प्रतीक शक्ति, ये जर्मन समुदाय की शक्ति के बारे में बताता था बेटा, ठीक है। और उसके बाद कौन सा आता बेटा? ध्यान है, बलूत पत्तियों का मुकुट, बलूत पत्तियों का मुकुट। ये ध्यान देना बेटा, आपके सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे किसमें? एक नंबर के बहुविकल्पी में। ये किसका था बेटा? वीरता का। किसका था? वीरता का प्रतीक था। उसके अलावा बेटा अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए क्या? तलवार। तलवार का क्या मतलब था भैया? तलवार, तो तलवार का मतलब क्या होता है बेटा? मुकाबले की तैयारी। हाँ, मुकाबले की तैयारी, ये ध्यान देना, मुकाबले की तैयारी बेटा। इसके अलावा बेटा अगर आपसे पूछा जाए तलवार पर लिपटी जैतून की डाली क्या थी? हाँ, तलवार पर लिपटी जैतून, तो जैतून की डाली, इसका क्या प्रतीक था बाबू? तो ध्यान देना बच्चे, बात नहीं, शांति की चाह। क्या थी बेटा? ये झगड़ा वाला करिए, शांति की चाह। ये बाबू शांति का क्या था? चाह था। इसके बाद ध्यान देना बेटा, एक और याद कर लेंगे, काला लाल सुनहरा तिरंगा किसका था? अगर आपसे पूछा जाए काला लाल सुनहरा तिरंगा, जो ये तिरंगा था बेटा, ये किसका प्रतीक था बाबू? तो आपसे पूछा जाए तो उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। क्या था? उदारवादी, जो नया चाहते थे, उदारवादी राष्ट्रवादियों का प्रतीक। समझ रहे हैं? अब इस प्रकार से आप देखेंगे तो पूरे आपके जो यूरोप के राष्ट्रवाद टॉपिक था, तो लगभग आज की क्लास में हमने इस टॉपिक को क्या कर लिया है? पूर्णतः कंप्लीट। अब यहाँ से जो मैंने लास्ट में पॉइंट बताया, ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब यहाँ से भी प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है ना। तो इसको लगभग हमने 5 क्लासों में कंप्लीट किया बाबू, तो काफ़ी ठीक ठाक 5 लेक्चर लगेंगे। अब इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया? अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है ना। अब यूरोप में राष्ट्रवाद को थोड़ा सा आपको क्या था, जानकारी कम थी, पर भारत के बारे में आए दिन सुनते रहते हैं, तो आपने अब यूरोप के राष्ट्रवाद को तो पढ़ लिया। अब हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? अरे नहीं भाई, हाँ? अरे नहीं यार, हाँ? इनको बोलो, कह दो हेलो करो, हेलो कर लो, हेलो कह दो, गुड मॉर्निंग, कह दो गुड मॉर्निंग। जाओ। ये देखो हमारा प्यारा सा भांजा था, आज यूरोप के राष्ट्रवाद टॉपिक में लास्ट में भी इंटर मार ही लिया, ठीक है ना। रोज आता था, परेशान कर जाता था। तो मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, अब अगले टॉपिक में, भारत के राष्ट्रवाद टॉपिक में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।